ओके सो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं हूं सी आशीष केडिया एंड इस सेकेंड लेक्चर में ऑन डिमांड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रैशनल या रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। फिर से रिपीट कर दूं, हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड या रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। अंडरस्टूड? लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे सर अपने स्टूडेंट्स? अपने पढ़े थे कि अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसी को लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब इसका रैशनल, इसका लॉजिक, इसको एक्सप्लेन करने का तरीका स्टूडेंट्स, इसके एक्सप्लेन करने का तरीका मल्टीपल है। भूलना मत कि आप लोग एमसीक्यू के लिए तैयार कर रहे हैं, तो मैं एमसीक्यू स्टाइल में पूरा बातचीत बताने वाला हूं, ठीक है? दैट इज द की वर्ड। सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स प्राइस इफेक्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स प्राइस इफेक्ट। अभी प्राइस इफेक्ट इज नंबर वन रीजन बिहाइंड व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स। व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स मतलब जो डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है, ये बात पता है, पर क्यों है इसका नंबर वन रीजन आपको प्राइस इफेक्ट के अंदर पढ़ने मिल जाएगा। आइए बात करिए सर आप लोगों से। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू, लिख लो एमसीक्यू के लिए, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू, लिख लो एमसीक्यू के लिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट दैट इज इक्वल टू प्राइस इफेक्ट। बराबर बात है सर? अब बच्चे लोग, सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर सीधा बात करूं, पहले तो ये आपने लिख लिया प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। अब ये जो लॉजिक है इनकम इफेक्ट का और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, सवाल ये है कि क्लास ये लॉजिक दिया किसने? हिक्स एंड एलन ने। अधिकतर बच्चों को नहीं मालूम रहता है, तो आप लोग अपने एमसीक्यू के लिए ये बात को मार्क कर लें, नोट कर लें कि हिक्स एंड एलन हैव एक्सप्लेन्ड द लॉ इन टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। तो ये जो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, हिक्स एंड एलन का आइडिया। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों करता है? अगर सीधा आंसर दूं तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट इसलिए करता है क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, क्लास, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उस प्रोडक्ट का डिमांड कम होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा बच्चे तो डिमांड कम होगा, और बच्चे प्राइस कमेगा तो डिमांड बढ़ेगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यहां बेटा हर बच्चा जो है इस बात से तो मेरे सहमत होगा। मैं आपको जो भी एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, उसमें अल्टीमेट कंक्लूजन यही आएगा कि देख प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी घट रहा है। तो सरप्राइज मत होइएगा कि सर हर पॉइंट में एक ही बात का कंक्लूजन आ रहा है, क्योंकि आप पढ़ने भी क्या बैठे हो, रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। तो अल्टीमेट कंक्लूजन तो यही आना चाहिए कि देख इस वजह से प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड घट रहा है। तो अल्टीमेट कंक्लूजन यही आना चाहिए। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने आपको लिखा दिया, प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, ये मैंने लिखा दिया आपको। और मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये किसका आइडिया है बच्चे? हिक्स एंड एलन का। किसका आइडिया है? हिक्स एंड एलन का। सर ऑल गुड, सर ऑल गुड। अब लेट्स टॉक फर्दर क्लास, लेट्स टॉक फर्दर। क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? एकदम शांति से सुनना, ठीक है? शांति से सुनिएगा। मान लीजिए बच्चे गाड़ियां महंगी हुई, गाड़ियां महंगी हुई, गाड़ियां मतलब यहाँ पे प्राइवेट कार्स का बात कर रहा हूं, ठीक है? प्राइवेट कार है ना, थोड़ी कहती बेबी पहले जगुआर ले लो, तो वैसा कोई भी प्राइवेट कार जो है इंडिविजुअल के पास, वो महंगा हो गया। जगुआर तो खैर एक्सेप्शनल हो गया, मैं डेली यूज का प्राइवेट कार्स का बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट कार जैसे i10 i20 ये सब महंगा हो गया, ठीक है? अब अगर प्राइवेट कार्स महंगा हो गया, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए,
तो लोग किधर शिफ्ट होने लगेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ। काफी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने लगेंगे, जैसे मेट्रोस, शटल्स। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने लगेंगे, एंड क्योंकि अब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने लगेंगे तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्राइवेट कार्स क्या हो जाएगा? बता दीजिए मुझे, कम हो जाएगा। तो अब देखो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, कार महंगा हुआ। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, कार महंगा हुआ, जिसके कारण कार का डिमांड कम हुआ। कार महंगा हुआ जिसके कारण कार का डिमांड कम हुआ। बट किस कारण से? क्योंकि लोग ने स्विच मारा टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स, टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स, टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर बात समझ में आ गया? आप लोग रेस्टोरेंट या कैफे जाते हो, है ना? मान लो आप देखते हो कि यार अब ना प्राइस ऑफ चाय बढ़ गया, प्राइस ऑफ चाय बढ़ गया। तो अब आप लोग क्या करोगे? क्या पीना शुरू कर दोगे? कॉफी। तो क्वांटिटी ऑफ कॉफी बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आप ज्यादा कॉफी पी रहे हो तो आप चाय कम पियोगे। तो कॉफी ने चाय को सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज वाई द नेम इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इससे ज्यादा आपको कुछ जानने का दरकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हाँ सर, बट व्हाट इंपॉर्टेंट है, व्हेन प्राइस फॉल्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये याद रख लो, लिख लो, मैं समझा दूंगा। व्हेन प्राइस फॉल्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हेन प्राइस फॉल्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर चाय का प्राइस कम होगा, अगर चाय का दाम कम होगा, तो कुछ कॉफी पीने वाले भी चाय पीने लगेंगे, तो क्वांटिटी ऑफ कॉफी तो कम हो जाएगा पर क्वांटिटी ऑफ चाय बढ़ जाएगा। तो हुआ क्या? यही तो बोला, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब अगर प्राइस गिरा तो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब चाय के फेवर में बात गई, चाय का डिमांड बढ़ गया, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन इट। अंडरस्टूड और नॉट? क्योंकि अब चाय अपने सब्स्टिट्यूट से कॉफी से रिलेटिवली सस्ता हो गया। कॉफी का दाम में कोई बदलाव नहीं है। कॉफी ने बेचारा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बेचारे कॉफी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। समझ रहे हो? कॉफी ने बेचारे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। पर हुआ क्या? पर हुआ क्या? क्योंकि चाय जो है, सुन लो ना, क्योंकि चाय जो है, क्योंकि चाय जो है वो सस्ता हो गया, तो वो कॉफी के लिए थ्रेड बन गए। और इस वजह से याद रखना, अगर प्राइस फॉल्स तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना, दो इफेक्ट फाइट करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक इनकम इफेक्ट। पर याद रखना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब गुड्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, जैसे चाय कॉफी काफी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। दूसरा बात, देयर इज लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब ऐसा है कि अगर आपको चाय से कॉफी में स्विच करना है तो उसका स्विचिंग का कोई कॉस्ट है क्या? नहीं है। लेकिन अब एक एग्जांपल मैं देता हूं, लेकिन अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बच्चे, होता क्या है कि आप मान लो एक स्कूल में एडमिशन लेते हो। आप मतलब कभी ना कभी तो पढ़े थे स्कूल में। आपने स्कूल में एडमिशन लिया, आपने कहा आपको आपको स्कूल पसंद नहीं है, आप सोचा आप दूसरे स्कूल जाओ। ठीक है कि नहीं? पर अगर इस स्कूल को बीच में छोड़ने का कुछ पेनल्टी या कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्जेस है, तो आपका स्विच ओवर कॉस्ट बहुत हाई है। उस केस में क्या आप सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे? नहीं, आप बोलोगे कि ठीक है जिस स्कूल में है भाई पड़े रहते हैं, क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट इज वेरी हाई। एग्जाम्पल दूं आपको, आप लोग क्लास 10 तक एक स्कूल में पढ़े, आप लोग क्लास 10 तक मान लेते हैं एक स्कूल में पढ़े, फिर ऑप्शन आता है 11 12 में कि पढ़ना है कि नहीं उस स्कूल में। अब अगर आप स्विच करोगे 10 से इसमें, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो उसका एडमिशन फीस 5,000 ही है। पर अगर आपको नए स्कूल में स्विच करना है तो नए स्कूल में आपको
प्राइस और ये सब का एडवांटेज मिल रहा है, बट एडमिशन चार्जेस नए स्कूल में 50,000, क्योंकि आप नए बच्चे हो तो स्विचिंग कॉस्ट है कि नहीं है, सोच के देखो स्विचिंग कॉस्ट है कि नहीं है ना सर? तो यही तो बोल रहा हूँ, देयर इज लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड्स। एंड तीसरा, देयर इज लोअर कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस व्हाइल स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड। कोई परेशानी या लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत सारी नहीं है, तो आप इजीली सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब स्ट्रांग होगा? जब गुड्स क्लोज सब्स्टिट्यूट हो, जैसे चाय और कॉफी में गुड्स क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ठीक है कि नहीं है? एक सब्स्टिट्यूट से दूसरे में स्विच करने का कोई कॉस्ट नहीं है और कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, तब स्टूडेंट स्विचिंग इफेक्ट काफी पॉजिटिव रहने वाला है, तब स्विचिंग इफेक्ट काफी पॉजिटिव रहने वाला है। सर यार ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई है सर, वी हैव अंडरस्टूड दिस। चलो हटा दो इसको, ये क्या था मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्या? इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, कीवर्ड, कीवर्ड टाइम। इनकम इफेक्ट का लेना देना रियल इनकम से, इनकम इफेक्ट का लेना देना रियल इनकम से है। एमसीक्यू हॉटस्पॉट पर में भी था कि व्हेन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर, वो भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट था, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनकम इफेक्ट को किससे लेना देना है? रियल इनकम से। सर बात समझ में आ गया? अब एक बात समझाता हूं, देखो ये क्या है रियल इनकम और नॉमिनल इनकम क्या है, समझाएं आप लोगों को। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपको जो मनी हाथ में मिल रहा है ना, मान लीजिए वो मनी आपको मिल रहा है ₹50,000 पर मंथ। आप कहीं काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपको 50,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है। अब अगर आपको 50,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है क्लास, मुझे एक सिंपल सा बात का जवाब दीजिए। आप 50,000 पर मंथ आपको मिल रहा है, जो आपको मिल रहा है ना उसको बोलते हैं नॉमिनल इनकम। जो आपको इन हैंड मिल रहा होता है उसको आप बोलता है नॉमिनल इनकम। पर मुझे अब एक बात बताइए, मान लीजिए दो दुनिया है, वर्ल्ड नंबर ए, वर्ल्ड नंबर बी। वर्ल्ड नंबर ए में क्या है, ऑन एन एवरेज आप जो भी कमोडिटी खरीदता है ना अपना डे टू डे नीड के लिए, वो 100 रुपया पर यूनिट है। और वर्ल्ड बी में वही प्रोडक्ट कितना रुपया है? 200 पर यूनिट। क्लियर है? दो अलग अलग दुनिया बताएं। एक दुनिया में वो 100 रुपया पर यूनिट है, एक दुनिया में वो 200 पर यूनिट हो जाता है। अगर 100 रुपया पर यूनिट है, नॉमिनल इनकम 50,000 है, तो आप कितना यूनिट खरीदना अफोर्ड कर सकता है क्लास? 500 यूनिट। बिना शर्मा शुर्मी क्या 500 यूनिट बोल सकता है? यस और नो? लेकिन अब मुझे एक जवाब दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए क्लास। जब वही प्रोडक्ट 200 रुपए पर यूनिट का हो गया, जब वही प्रोडक्ट 200 रुपए पर यूनिट का हो गया, आप कितना अफोर्ड कर सकता है? 250 यूनिट। तो आपका नॉमिनल इनकम तो दोनों दुनिया में सेम रहा, बट आपका रियल इनकम इधर कम हो गया। रियल इनकम कम हो जाना मतलब परचेजिंग पावर कम हो जाना, इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। तो आप लोग देखो क्या हुआ, बेसिकली जब प्राइस बढ़ा, स्टूडेंट्स कोई प्रोडक्ट का प्राइस जब बढ़ा, कोई प्रोडक्ट का जब प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो क्या होता है? कम हो जाता है। रियल इनकम कम हो जाना मतलब परचेजिंग पावर कम हो जाना, और परचेजिंग पावर कम हो जाता है इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है। खत्म, यही लिखा है। When the price of a commodity falls, the consumer can buy the same commodity with lesser money. He can buy more of the same commodity with the same amount of money. In other words, as a result of fall in price, real income और purchasing power increases. क्या हमने भी आपको यही बताया? हाँ. A part or whole of the resulting increase in real income can now be used to buy more of the commodity, given that the good is normal. ये सब जो मैंने explanation दिया, ये किसके लिए दिया? Normal goods के लिए. और अब सुनना, however there is one exception, very important, फिर से एमसीक्यू आने वाला है। in the case of inferior goods, बच्चे अगर inferior goods है, कौन सी goods है बताओ? inferior goods।
अगर बच्चे लोग इंफीरियर गुड्स है तो इनकम इफेक्ट वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू सब्स्टिट्यूशन। तब इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। तो ये आ गया इन व्हाट काइंड ऑफ गुड्स, इन इनकम इफेक्ट वर्क्स अपोजिट टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर इंफीरियर गुड्स, फॉर इंफीरियर गुड्स। सर समझ में आ गया है, सर समझ में आ गया। इनकम इफेक्ट वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्यों? क्योंकि नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, सुन नहीं रहे हो आप लोग, हेलो क्लास सुन लो। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, अगर आपका रियल इनकम बढ़ रहा है तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, आप क्वांटिटी डिमांडेड और खरीदोगे। लेकिन इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, अगर आपका रियल इनकम बढ़ रहा है तो आप इंफीरियर गुड्स और खरीदोगे कि इंफीरियर गुड्स कम खरीदोगे? इंफीरियर गुड्स कम खरीदोगे, क्योंकि अब आप बेटर ऑल्टरनेटिव में शिफ्ट करोगे, क्योंकि यू विल शिफ्ट टू बेटर ऑल्टरनेटिव्स क्लास। इसीलिए लिखा है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स दे वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। सर बातचीत समझ में आ गया। अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स वी हैव स्टडीड टुडे, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हिक्सन एलन ने दिया है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग कब होता है? 3 केसेस में, जब गुड्स क्लोज सब्स्टिट्यूट हो, कोई स्विचिंग ओवर कॉस्ट ना हो और कोई इनकन्वीनियंस ना हो, और कोई इनकन्वीनियंस ना हो। ये 3 बातों पर बराबर बात है सर। और फिर अगर हम आपसे इनकम इफेक्ट का बात करें, इनकम इफेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉर्मल गुड्स में रियल इनकम बढ़ा। रियल इनकम कब बढ़ता है? जब प्राइस कम होता है, जब प्राइस कम होता है उस केस में डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसका इनकम इफेक्ट के नॉर्मल इंफीरियर गुड्स के अगेंस्ट, तो फिर क्या होता है, अगर प्रोडक्ट का रियल इनकम, कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ गया तो वो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम कर देगा। ये याद रखिएगा। तो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इंफीरियर गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इंफीरियर गुड्स का बातचीत करेंगे तो जो एक्सपेंशन इन डिमांड होगा, इंफीरियर गुड्स के केस में स्टूडेंट्स जो एक्सपेंशन इन डिमांड होगा ड्यू टू अ प्राइस फॉल। प्राइस फॉल मतलब डिमांड बढ़ गया, प्राइस फॉल तब डिमांड बढ़ गया। ये तभी होगा अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओनली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आउटवेज द इनकम। मतलब क्या हुआ, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ता है, पर इसका 2 कारण होता है, एक इनकम इफेक्ट और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन यहां पर अगर बच्चे प्राइस कम हुआ, अगर बच्चे प्राइस कम हुआ, सुन रहे हो, सुनो, इंफीरियर गुड है, थोड़ा ध्यान से सुनना जो कॉन्सेप्ट बताया हूं। अगर इंफीरियर गुड है, बहुत ही खतरनाक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला जो अभी तक बताया। अगर प्राइस कम हुआ स्टूडेंट्स, अगर प्राइस कम हुआ, इंफीरियर गुड्स का बात कर रहे हैं आपसे, कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ जाएगा। और अगर रियल इनकम बढ़ जाता है तो वो क्वांटिटी डिमांडेड इंफीरियर गुड्स का और करेगा कि कम करेगा? कम करेगा, क्योंकि उसका रियल ये हो गया। लेकिन रुको, ये हुआ इनकम इफेक्ट, ये हुआ इनकम इफेक्ट। अब आओ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखो। अरे आओ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखो क्लास, कहां जा रहे हो? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखो। प्राइस कम हुआ क्लास, प्राइस कम हुआ। अब एक बात समझिए, अगर प्राइस कम हुआ, कंज्यूमर का जो रियल इनकम है उसका बात अब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बता रहा हूं। तो इस प्रोडक्ट के और भी सब्स्टिट्यूट्स होंगे, ये प्रोडक्ट अपने सब्स्टिट्यूट से सस्ता हो गया, ये इंफीरियर प्रोडक्ट अपने सब्स्टिट्यूट से सस्ता हो गया। अब अगर प्राइस कम हुआ, ये प्रोडक्ट अपने जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है अगर उनसे सस्ता हो गया, अगर उनसे सस्ता हो गया है, अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स से वो सस्ता हो गया है, तब क्या होगा क्लास? थोड़ा सा ठहरिए, 2 मिनट ठहर के सोचिए। अगर प्राइस कम हुआ है तो ये प्रोडक्ट अपने सब्स्टिट्यूट गुड से सस्ता हो गया है, तो इसका डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि लोग जो कोई और सब्स्टिट्यूट खरीदते थे वो इसको खरीदेंगे। तो अब देखो यहां पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसका डिमांड को जो है वो बढ़ा रहा है। तो बच्चे इनकम इफेक्ट तो डिमांड गिरा रहा था। तो मैं यही कह रहा हूं कि ओवरऑल में प्राइस गिरने से डिमांड तभी बढ़ेगा जब कौन सा इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग हो? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ आया कि नहीं आया? ये इंफीरियर गुड्स में, और ये लिखा हुआ है,
ऐसा नहीं है कि मैं आपको नया बात बता रहा हूं, अपने को बस रीड करना है। ये रहा एमसीक्यू हॉटस्पॉट। इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द एक्सपेंशन इन डिमांड ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस will take place only if substitution effect outweighs the income effect. अगर substitution effect income effect से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर समझ आ गया। और बच्चे इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देने वाले कौन थे? हिग्स एंड एलन। हटाइए, निकलिए यहां से। नेक्स्ट, अभी एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चे का, लेट्स हियर इट आउट। हाँ हर्षित, आस्क योर क्वेश्चन। ओके, क्लियर है, कोई नहीं, कोई नहीं। यहां पर बच्चा बोल रहा है, फिर से एक बार बताना सर, इंफीरियर गुड्स के केस में हर्षित सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है डियर? हर्षित सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर एक कमोडिटी सस्ता होता है तो वो अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स से चीपर हो गया तो लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स को कम खरीदेंगे। हर्षित यस सर नो? और हर्षित, लोग जिस प्रोडक्ट का अपने बात कर रहे हैं, जिस इंफीरियर गुड्स का अपने बात कर रहे हैं, उसको ज्यादा खरीदेंगे एज पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि मेरा प्रोडक्ट का प्राइस गिरा है तो मेरा प्रोडक्ट अपने सब्स्टिट्यूट से सस्ता है, तो सब्स्टिट्यूट्स का डिमांड कम होगा क्योंकि अब मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। ये सब ये बोलता है कौन? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पर इनकम इफेक्ट क्या बोलता है बच्चे? हर्षित, इनकम इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ तो कंज्यूमर्स का रियल इनकम बढ़ेगा, और जब रियल इनकम बढ़ेगा तो लोग बेटर ऑल्टरनेटिव में शिफ्ट होंगे। तो कमोडिटी का, यानी जिस कमोडिटी का मैं बात कर रहा हूं, क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा। तो इवेंट सेम है, कॉस्ट सेम है कि दोनों में प्राइस गिर रहा है, पर इनकम इफेक्ट बोलता है डिमांड गिरेगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है डिमांड बढ़ेगा। तो दे आर वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, और अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगा तभी जब कौन सा इफेक्ट जीतेगा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जीतेगा। हर्षित, आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन यू। ओके, बच्चा बोल रहा है यस। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स क्या है नेक्स्ट? यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट देने वाला था एल्फ्रेड मार्शल। ये कॉन्सेप्ट देने वाला था एल्फ्रेड मार्शल। तो अब इसमें मार्शल क्या बोलता है, आप लोग सबको सुनिए। एल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है? एल्फ्रेड मार्शल बोलता है, और इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूं। मान लीजिए ये क्वांटिटी है, ये टोटल सेटिस्फैक्शन। टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी, मतलब कमोडिटी को कंज्यूम करके टोटल सेटिस्फैक्शन। और एमयू मतलब मार्जिनल सेटिस्फैक्शन, यानी एडिशनल सेटिस्फैक्शन। एक बार टीयू का कॉलम को रहने दो, मेरे को बताओ, जब पहला यूनिट मैंगो आपने खाया, मान लीजिए समर्स का टाइम चल रहा है और आपने मैंगो खाया, तो बच्चे जब आपने पहला यूनिट मैंगो खाया, मजा आया आपको? जब आपने पहला यूनिट मैंगो खाया, मजा आया आप लोग को? और अगर आप लोगों ने पहला यूनिट मैंगो खाया और अगर आपको मजा आया, सुन लो, क्लास सुन लो, अगर पहला यूनिट खाने पर स्टूडेंट्स आप लोगों को मजा आया तो व्हाट विल हैपन? थोड़ा सा सोचना। तो व्हाट विल हैपन? आपने एक यूनिट खरीदा उस चीज का, आपने एक यूनिट खरीदा उस मैंगो का, तो फर्स्ट यूनिट के लिए आप 10 रुपया देने को तैयार थे क्योंकि वो आपको इतना सेटिस्फेक्शन दिया, भूख लगी हुई थी। अब एक बात बताओ, सेकंड मैंगो, आपका पेट नहीं भरा, सेकंड मैंगो भी आपको सेटिस्फेक्शन देगा, एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पेट अभी तक नहीं भरा, बट क्या वो पहले जितना देगा? नहीं, पहले जितना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा सेकंड मैंगो पर। कंडीशनल है कि हम लोग लगातार खरीद रहे हैं सेकंड मैंगो। तो बच्चे नेक्स्ट सेटिस्फेक्शन मान लो 8 यूनिट का ही मिला, तीसरा खरीदे तो 5 यूनिट्स का ही मिला, पता लगा चौथा मैंगो पर मजा बिल्कुल नहीं आ रहा, 0 हो गया, और 5वें मैंगो पर तो मजा नहीं, सजा लगने लगा मैंगो, यानी कि उल्टी होने लग गया। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। क्या ये लॉजिकल बात नहीं है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर अगर आप किसी कमोडिटी का क्वांटिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो वो कमोडिटी आपको कम पसंद आने लगता है विथ एवरी कंजम्पशन। एंड तो जब पसंद ही कम आ रहा है तो आप उस कमोडिटी को पाने के लिए पैसे ज्यादा देना चाहोगे कि कम? तो आप उस कमोडिटी को पाने के लिए पैसे ऑफ कोर्स कम देना चाहोगे, क्योंकि अब आपको मजा उस कमोडिटी को यूज करने में कम आ रहा है। यस सर, मैं बोलना पड़ेगा सर, लॉजिकल बात है।
सर लॉजिकल बातचीत तो क्लियर है। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, आप लोग देखो, क्वांटिटी कंजम्पशन बढ़ता है और मार्जिनल यूटिलिटी कम होता है। यही तो आपको पढ़ाया था मैं, बिल्कुल सही है। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स, इसको लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू ये शॉर्ट में क्या बोलता है, जैसे जैसे आप कंजम्पशन को बढ़ाएगा वैसे वैसे आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो गिरते चला जाएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? राइट सर, बातचीत क्लियर है। अनदर रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, हुआ क्या रुद्राक्ष कि क्वांटिटी तो तभी बढ़ रहा है जब प्राइस कम हो रहा है, क्योंकि आप क्वांटिटी नया तभी खरीदेगा जब आपसे सामने वाला उस प्रोडक्ट का प्राइस कम चार्ज करे। ज्यादा चार्ज कर रहा है तो आप क्यों खरीदना चाहेगा वो कमोडिटी? तो वही मैं कह रहा हूं कि जब प्राइस कम होगा तभी आप उस कमोडिटी का क्वांटिटी को बढ़ाना चाहेगा। अंडरस्टूड है सर? तो ये हो गया यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स। चलिए आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे? अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्या है बताइए ना? अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। क्या चक्कर है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स? स्टूडेंट्स पूछोगे आप लोग कि अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स का क्या चक्कर है सर? इधर पे सुनोगे तो समझ आएगा। जैसे मार्केट में प्रोडक्ट का नया नया कंज्यूमर्स आएगा, जैसे जैसे मार्केट में प्रोडक्ट का नया नया कंज्यूमर्स आएगा, सुनना, सोचना, थोड़ा सा सोचना। पहले तो वो लोग थे मार्केट में जो लोग हायर प्राइस पे भी अफोर्ड कर सकते थे। जब प्राइस कम होगा तो अब एक नया सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स आने लग जाएगा जो पहले वो चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो डिमांड बढ़ जाएगा ना। मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेंडिंग एग्जांपल देता हूं पिकल बॉल कोर्ट्स का। पिकल बॉल एक गेम है जिसमें आप अगर 1 घंटा खेल रहे हो ना, कोई भी कोर्ट आपको बुक करना पड़ेगा। तो अब एवरेज फिगर इज आपको 1500 पे करना एक कोर्ट बुक करने का, जिसमें 4 लोग खेल सकते हैं। 1500 पड़ रहा है पर आवर, 1 आवर का 1500 लग रहा है। अब स्टूडेंट सोच के देखिए थोड़ा, तो कुछ ही सिलेक्टेड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है जो पिकल बॉल खेल रहा होगा। पर मान लो जब वही 1500 पर आवर 500 पर आवर हो गया, तो क्या आपको नहीं लगता है क्या कि नए लोग जो है, जो नए कस्टमर्स लोग हैं, नए सेगमेंट जो है, जो 1500 पे अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, वो लोग भी अब मार्केट में एंटर कर जाएगा? सर डेफिनेटली वो लोग भी मार्केट में एंटर कर जाएगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जब प्राइस गिरा तो क्वांटिटी डिमांडेड, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स तो और खरीदने लगे। जो लोग ये लोग खेल रहा था ये लोग तो और खेलेगा, पर जो लोग पहले अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था, एक नया तबका मार्केट में एंटर कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। यानी कि प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा क्लास। सर बातचीत तो समझ आता है? मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। स्टूडेंट ध्यान से समझिए, मैं अगर एग्जांपल लेता हूं एक प्रोडक्ट मिल्क। आज एक मिल्क जो है, इट कैन बी पुट टू नंबर ऑफ यूजेस। मिल्क से आप चीज बना सकता है, मिल्क से आप पनीर बना सकता है, मिल्क को आप क्रीम में कन्वर्ट कर सकता है, और मिल्क को आप एज मिल्क, एज टी या एज कॉफी कंज्यूम कर सकता है। आप लोग देखे ही होंगे कि आपके घर में कोई बड़ा या कोई छोटा होगा जो चाय का नशा करता होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मिल्क कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेस, मिल्क कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेस। अब समझिए, अब समझिए। बटर एक और यूज लिख देता हूं। अब बच्चे एक बात नहीं समझ रहे आप लोग कि जब प्राइस ऑफ मिल्क कम होगा, लोग जो चाय पी रहे थे वो तो चाय पी रहे, पर अब लोग मिल्क को जो लेस इंपॉर्टेंट यूजेस था उस पर भी डालने लगेंगे। लेस इंपॉर्टेंट यूजेस का मतलब, कोई बोलेगा कि नहीं भाई आज चलो मिल्क का आइसक्रीम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मिल्क कम हुआ। कोई होगा कि मिल्क का प्राइस बहुत कम हो गया है, अब से हम जो है वो दूध में नहाएगा। कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारणवश, किसी भी कारणवश, किसी भी कारणवश अगर मिल्क का प्राइस कम हुआ तो पहले मिल्क मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस के लिए यूज हो रहा था,
जैसे मिल्क हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया। पर अगर दाम बहुत कम हो जाता है तो लोग उसको लेस इंपॉर्टेंट यूज के लिए भी यूज करने लगेंगे, तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो नए कामों में भी यूज हो रहा है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। अब देखो अल्टीमेटली आंसर क्या आया, प्राइस गिरा, क्वांटिटी बढ़ा। मैंने क्या हर शुरू में ही बोल दिया था, हर जगह यही आएगा, बस वो एक्सप्लेनेशन का जो जरिया है वो अलग है। ये अगर आपको समझ आ गया तो आपको एक्सप्लेनेशन टू द लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया। स्टूडेंट्स हैविंग सेड दैट, अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, है ना? हाँ सर। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, बच्चे दैट्स एन इंटरेस्टिंग एरिया। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये क्या है सर? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड बच्चे वो जगह है जहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं आता, जहां लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, वेयर लॉ ऑफ डिमांड फेल्स टू वर्क, यहां लॉ ऑफ डिमांड पिट जाएगा। सबसे पहला है कंस्पिकुअस गुड्स। इसके पहले कि मेरे से आप कुछ भी पूछो मैं आपको बताते लगूं, कंस्पिकुअस कंजम्पशन को वेबलिन इफेक्ट, कंस्पिकुअस कंजम्पशन इफेक्ट दोनों नामों से बुलाया जाता है, ये याद रखिएगा। यस, इसको वेबलिन इफेक्ट भी कहा जाता है, प्लीज रिमेंबर दैट क्लास। इसको वेबलिन इफेक्ट भी कहा जाता है, प्लीज रिमेंबर दैट क्लास। चलो भाई, अब मैं जो है कंस्पिकुअस कंजम्पशन या वेबलिन इफेक्ट को बताता हूँ, है ना? हाँ सर। और इनको स्नॉब अपील भी कहा जाता है, मार्क कर लीजिएगा। इनको प्रेस्टीज इफेक्ट भी बोला जाता है, अलग अलग नाम है, मतलब एक ही है, एक्सप्लेनेशन एक ही है सबका। बात समझ आ गया? राइट, राइट। इसका एग्जांपल है डायमंड। पर अब ये है क्या सर, ये बताइए। बच्चे एक सिंपल सा बात का जवाब दो मुझे, बच्चे एक सिंपल सा बात का जवाब दो मुझे, एकदम सिंपल सा बात, ठीक है? आज कोई आदमी रिच है, अगर कोई आदमी रिच है और वो सुनता है कि डायमंड का प्राइस बढ़ रहा है, अभी हाल फिलहाल में आप देखो गोल्ड और डायमंड का प्राइस बढ़ रहा है, तो पहले उसके पास एक डायमंड का या एक गोल्ड का अंगूठी था। अब सोसाइटी को दिखाने के लिए वो आदमी जो है एक नहीं चार चार गोल्ड का या डायमंड का अंगूठी पहनने लग गया। क्यों? क्योंकि उसको ये सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि वो सोसाइटी में एज अ एलिट कहला रहा है, एज अ टॉप मोस्ट पर्सन कहला रहा है। दैट इज कॉल्ड कंस्पिकुअस गुड्स इफेक्ट या आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज इफेक्ट। कि जब इन चीजों का प्राइस बढ़ेगा तो ये चीजें और इन लोगों को अपील करेंगी। अच्छा, जब ये चीजों का प्राइस कम कम होगा तो इन लोगों को मजा नहीं आएगा, ऐसे लोग ऐसा सामान को कम कर देंगे, क्योंकि जब प्राइस कम हो जाएगा तो इनको लगेगा कि सब कोई खरीद सक रहे हैं, ये जब सभी खरीद पा रहे हैं तो ये फिर मेरे लिए नहीं है, ये तो फिर ऑर्डिनरी हो गया। दैट इज कंस्पिकुअस इफेक्ट। तो ऐसे केसेस में माइंड यू एक्सेप्शंस का मतलब होता है जहां लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, पर आप क्या देखिए कंस्पिकुअस गुड्स में, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ा ना, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ा ना, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ा ना क्लास। यार ये बात तो सर समझ आ गया। आगे बात करते हैं गिवन गुड्स। बच्चे अब नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट बात किसके बारे में है? गिवन गुड्स के बारे में। सर गिवन गुड्स का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था सर? रॉबर्ट गिफिन। रॉबर्ट गिफिन स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। यहां भी डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप है, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। पर गिफिन गुड्स आर अ कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स, वो था लग्जरी गुड्स। कंस्पिकुअस गुड्स क्या था? लग्जरी गुड्स। कंस्पिकुअस गुड्स क्या था? लग्जरी गुड्स था। यहाँ पर जो गिफन गुड्स है वो आपका लग्जरी गुड्स नहीं, आर अ कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स। बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी।
आर कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स। होता क्या इनमें, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा और प्राइस घटेगा ये लो तो डिमांड इनका घटेगा। सर क्या आप ये हमें कनेक्ट करके बता देंगे? डेफिनेटली कनेक्ट करके बता देंगे, 1 मिनट में बता देंगे। पहले स्टूडेंट्स आर नोटिंग इट डाउन, कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड ये डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये नोट कर रहे हैं इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। डायरेक्ट प्राइस रिलेशनशिप एमसीक्यू के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो अब समझाओ ना सर क्या है, सर अब बताओ तो सही क्या है एग्जैक्टली। चलिए सुनिएगा आप क्लास, इधर सुनिएगा आप। बाजरा, लो क्वालिटी राइस, बाजरा हो गया, लो क्वालिटी चावल हो गया। अब एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, ये सब कमोडिटीज हम लोग कम कंज्यूम करते हैं घरों पे। अब समझो हुआ क्या था, वो स्कॉटिश आदमी क्या देखा था वो मैं आपको बता रहा हूं। कोई वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, स्कॉटलैंड और ये सब इंग्लैंड ये लोग सब था। उस समय बच्चे लोगों के पास खाने का दो चीज होता था, मेनली दो चीज। एक होता था पार्टी या गैदरिंग सोशल फूड, जैसे अपने घर पे कोई सोशल गैदरिंग होती है तो अपने पिज्जा पास्ता पाव भाजी ये सब मंगाता है। वहां पे होता था मीट, पिज्जा या पार्टी फूड। जैसे हम लोग का था पार्टी फूड पिज्जा, वैसे इन लोग का पार्टी फूड मीट था, ठीक है। और हम लोग का जो डेली फूड है, हम लोग इंडियंस लोग डे टू डे बेसिस पर क्या खाते हैं जनरली, दाल चावल या रोटी, रोटी दाल चावल यही सब खाते हैं हम लोग। इन लोगों का डेली फूड जो था क्लास, इन लोगों का जो डेली फूड था वो था ब्रेड। हुआ क्या, इन दोनों में इंफीरियर कौन सा है, ब्रेड। ब्रेड इंफीरियर है कंपैरेटिवली। हुआ उल्टा, हुआ उल्टा कि ब्रेड जो कि एक इंफीरियर कमोडिटी है, ब्रेड जो कि एक इंफीरियर कमोडिटी है, उसका प्राइस गया बढ़ने, उसका प्राइस लग गया बढ़ने। अब ब्रेड जैसा इंफीरियर कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, तुम लोग समझ नहीं रहे, ब्रेड जैसा इंफीरियर कमोडिटी का दाम बढ़ गया। तो जब ब्रेड जैसा इंफीरियर कमोडिटी का दाम बढ़ गया, लोगों को डर लग गया, लोगों को ये डर लग गया कि अरे बाप रे, हम लोग का तो जो है डे टू डे खाना ही टेंशन में आ जाएगा। लोगों ने एक एक्सेप्शनल डिसीजन लिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर एक एक्सेप्शनल केस था। लोगों ने बोला आपसे पार्टी बंद। तो जो पैसा लोग मीट में लगाते थे ना, वो पैसा भी वो ब्रेड में डालने लगे। नतीजा ये हुआ कि ब्रेड का दाम बढ़ने के बावजूद ब्रेड का डिमांड बढ़ गया। बड़ा अजीब सा केस था कि ब्रेड का प्राइस बढ़ने के बाद भी ब्रेड का डिमांड बढ़ गया। इसका रियल एग्जांपल आप लोग भी देखा है, रुको ना मैं अभी बता देता हूँ। अभी आप लोग को रियल एग्जांपल आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोगों ने देखा है। आज से कुछ 6-7 साल पहले का बात कर रहा हूँ, एक चीज आया था मार्केट में, ट्रेंड कर रहा था काफी, कोविड। तो जब कोविड आया था, मेरे को एक बात बताइए, क्या कोविड के टाइम पर हैंड सैनिटाइजर का प्राइस, सच्ची सच्ची बताइएगा, आप लोगों को याद होना चाहिए, प्राइस ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स बढ़ा था कि घटा था? हैंड सैनिटाइजर का दाम बढ़ा था। हैंड सैनिटाइजर इंफीरियर कमोडिटी है, कोई बहुत एक्सपेंसिव कमोडिटी तो है नहीं। हैंड सैनिटाइजर का दाम बढ़ा था। तब मेरे को एक बात बताना, उस समय मेरे को एक बात बताना कि लोगों का जो क्वांटिटी कंजम्पशन ऑफ हैंड सैनिटाइजर है वो कम हो गया था कि बढ़ा था? लोगों का हैंड सैनिटाइजर का क्वांटिटी कंजम्पशन बढ़ा था कि कमा था? बढ़ गया था। प्राइस बढ़ा फिर भी तो क्वांटिटी बढ़ गई। ये है आपका गिफन इफेक्ट, जिसका ये बात कर रहे थे रॉबर्ट गिफन, गिफन इफेक्ट, रॉबर्ट गिफन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर, राइट सर। नेक्स्ट है कंस्पिकुअस नेसेसिटीज। नेक्स्ट क्या है बोलो? कंस्पिकुअस नेसेसिटीज। सर ये क्या हुआ? अभी तो आपने हमें बताया था कंस्पिकुअस गुड्स, अब आ गया कंस्पिकुअस नेसेसिटीज, ठीक है ना। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा बाय द वे एक छोटा सा बात बता देता हूँ, जनरली दोज गुड्स आर विच आर इंफीरियर with no close substitutes available and which occupy
a substantial place in consumers budget are called giffen goods. ठीक है कि नहीं है? Which occupy a substantial place in consumers budget. ये ध्यान रखना, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है. चलिए अब पॉइंट पर आता हूं. कंस्पिकुअस नेसेसिटीज. बच्चे कंस्पिकुअस नेसेसिटीज क्या है समझना. कंस्पिकुअस नेसेसिटीज क्या है? एसी, फ्रिज, ये वो चीजें हैं कि एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी का पार्ट है. तो ये चीजें क्योंकि सोसाइटी में सबके पास है तो लोगों के लिए एक जरूरत बन गया, नेसेसिटी बन गया. क्या आज से एक बात बताओ, 100 साल पहले लोग ठंडा पानी नहीं पी रहे थे किसी ना किसी तरीके से पॉट्स में प्रिजर्व करके. फिर फ्रिज आया, फिर सबके घर पे फ्रिज आ गया. आज से 100-200 साल पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो क्या उनको ठंडक या हवा नहीं मिलता था? मिलता था. लेकिन जब एसी आया तो सबके घर पे एसी है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के लिए नेसेसिटी बन गया. जब दिखावे के लिए, जिसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जब आपको दिखावे के लिए कोई चीज खरीदना पड़ता है उसको बोलते हैं कंस्पिकुअस नेसेसिटीज या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. ऐसे केसेस में प्राइस बढ़े ही बढ़ रहा हो, डिमांड आपका बढ़ेगा. यहां दिखावे के लिए खरीद रहे हैं क्योंकि बाकी लोग भी खरीद रहे हैं. यहां आप दिखावे के लिए खरीद रहे हैं क्योंकि बाकी लोग भी खरीद रहे हैं. आगे बढ़ते आगे बढ़ते. फोर्थ पॉइंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस. ये हो चुका है, इस वजह से मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड. अगर किसी कंज्यूमर को लगता है कि प्राइस किसी कमोडिटी का फ्यूचर में बढ़ने वाला है, लगता है, ऐसा हुआ नहीं है, कोई बदलाव नहीं हुआ, आज लग रहा है कि फ्यूचर में दाम बढ़ जाएगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड इन द प्रेजेंट क्या होता है? बढ़ जाएगा. ये देखिए सब एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है ना. हाँ सर. इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर. कभी कभी कंज्यूमर्स को पता ही नहीं रहता सही प्राइस क्या है कमोडिटी का. तो जब कंज्यूमर को पता ही नहीं है तो वो हायर प्राइस पे भी ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि रियल प्राइस क्या है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए, फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए नॉर्मली मेरी मदर शॉपिंग के लिए उतरती है, ठीक है कि नहीं है, और वो फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए वो 40 रुपीज के जी टोमेटो खरीद के लाती है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट. अब हुआ क्या, एक दिन हमारे घर में जो है रिलेटिव्स आने वाले थे, पार्टी फूटी होने वाला था, तो टमाटर का दरकार था. तो मदर घर पे बिजी थी, तो मदर मेरे को बोली कि भैया तुम ले आओ टमाटर. मेरे को आइडिया नहीं था. दुकानदार मेरे को बोला कि भैया 80 रुपया लेंगे किलो. हम बोला ना 80 रुपया नहीं देंगे, कम करो. वो बोला ठीक है भैया 60 रुपया किलो कर दीजिए, आपके लिए क्या दिक्कत है, कर देते हैं कम. और इस बार तो पार्टी था तो मेरे को तो ज्यादा लाना था, मैं ले आया. नॉर्मली घर पे 1 किलो आता था, मैं इस बार 8 किलो लाया घर के लिए. तो अब समझो कि हुआ क्या, 40 रुपया से 60 रुपया में मैं ले आया, ज्यादा क्वांटिटी भी खरीदा. क्यों? क्योंकि आई वॉज इग्नोरेंट अबाउट द रूलिंग प्राइस. मैं नहीं जानता था कि प्राइस क्या चल रहा है. और ऐसा केस, एक बात बताओ, क्या ये एक्सेप्शनल है कि ये होता है? मतलब हो सकता है कोई के साथ भी, कोई भी प्रोडक्ट परचेस के साथ किसी के साथ भी हो सकता है. दैट इज व्हाट इज इरेशनल बिहेवियर. इरेशनल बिहेवियर. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर. बिटकॉइन, अगर आपको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल सुनना पसंद है तो लीजिए सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल. टमाटर नहीं पसंद है, आइए बिटकॉइन पे. बिटकॉइन का क्या हुआ? बिटकॉइन का दाम बढ़ रहा है, लोगों को कुछ मालूम नहीं है कि बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, कुछ नहीं है. ए सुन रहा है बिटकॉइन का दाम बढ़ रहा है, बिटकॉइन खरीद के रख लेते हैं, और खरीद लेता है. उनका फायदा हुआ या नुकसान मुझे नहीं मालूम, बट वेयर दे ignorant or they were smart, they were not smart, they were ignorant. ये है आपका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन.
नेक्स्ट, डिमांड फॉर नेसेसिटीज। आप लोग शायद भूल रहे हैं मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। मैं आपको वो केसेस पढ़ा रहा हूं जहां लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। शायद आप लोग भूल गए, मैं आपको वो केसेस पढ़ा रहा हूं जहां लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। नेसेसिटीज, नेसेसिटीज। अब ये नेसेसिटीज क्या है? नेसेसिटीज का मतलब है मेडिसिन, डे टू डे फूड जो आपको चाहिए खाने के लिए। ऐसे केसेस में प्राइस बढ़े या घटे, ज्यादा आपका डिमांड में फर्क नहीं आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मान लो आपके घर में कोई ग्रैंड पेरेंट है, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, आपके घर पे कोई ग्रैंड पेरेंट, ठीक है ना, मान लीजिए आपकी दादी है। अब अगर आपके घर पे कोई ग्रैंड पेरेंट है, मान लीजिए आपकी दादी है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, और उनका एक मेडिसिन आता है 500 रुपीज का पर पैक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर 500 रुपया पर पैक का आ रहा है, वो आप मेडिसिन दादी को दे रहे हो। अगर कल को वो मेडिसिन इंडिया में बनने लगा और वो 200-250 पर पैक हो गया, तो क्या आप दवाई का डबल डोज दे दोगे दादी को? ऐसा कुछ कर दोगे? या फिर 1000 रुपया हो गया तो क्या आप दादी का डोज आधा कर दोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये आप नहीं करोगे ना। जो मिनिमम कंडीशन है, जो मिनिमम क्वांटिटी है, वो आप कंज्यूम करोगे। 5 या 6% वेरिएशन को हम लोग वेरिएशन काउंट नहीं करते। क्लियर है? और स्पेक्यूलेटिव डिमांड, स्पेक्यूलेटिव गुड्स कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, शेयर्स और ये सबको स्पेक्यूलेटिव कमोडिटीज बोलते हैं। कि वही सेम, आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा स्पेक्यूलेटिव कमोडिटी में, तो आज आप क्वांटिटी खरीद लेते हो कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तब बेच देंगे, इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। वहां भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। स्टूडेंट्स, दो टर्म्स है जो अब मैं आपको देना चाहूंगा, और वो टर्म्स एमसीक्यू के लिए बड़ा रेलिवेंट टर्म्स है। सुनते चलिएगा, सुनते चलिएगा। सर वो दो टर्म्स बताना आप क्या है बच्चे? वो दो टर्म्स है, मूवमेंट ऑफ डिमांड, शिफ्ट ऑफ डिमांड। एक बात याद रखिएगा, प्यार से मूवमेंट को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहा जाता है। ये एग्जाम में आता है तो ध्यान रखिएगा, हम लोग खराब नहीं कर सकते एग्जाम। मूवमेंट को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहा जाता है, शिफ्ट को चेंज इन डिमांड कहा जाता है। स्टूडेंट्स, एक बात ऑनेस्टली हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, जब अपने इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, 70 अप 80 अप आना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होने वाला। खाली 2 थिंग्स आर टू बी डन बाय यू। एक, क्लास कंसिस्टेंटली अटेंड कीजिए, पूरा लेक्चर कंप्लीट कीजिए, चाहे आप लाइव करते हो, ऑनलाइन करते हो, रिकॉर्डेड करते हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। आप क्लास को कंप्लीट देखिए, और आईसीएआई का मटेरियल, सी इंस्टीट्यूट का मटेरियल जिससे मैं पढ़ा रहा हूं, उसका कंप्लीट रीडिंग आपका जब मेन एग्जाम होगा फाउंडेशन का, तब तक आपका मेन रीडिंग 3 बार हो जाना चाहिए कम से कम, एवरी डॉट एंड कॉमा विदाउट एनी अलस। एंड अब ये मैंने बोला जो करना होता है कर लो, और फिर चैलेंज है किसी बच्चे से कि 70 से नीचे लाके दिखाओ, पास फेल तो रहने दो मेरे, चैलेंज कर रहा हूं 100 में से 70 से नीचे लाके दिखा दो, ताकत है। पर अधिकतर बच्चा क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। अधिकतर आप लोग में से भी जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, मैं बता दे रहा हूँ ऑनेस्ट है, आप लोग लेक्चर अटेंड करोगे, मेरा लेक्चर देखोगे, जैसे भी देख रहे हो, क्लास अटेंड कर लिया, फिर रीडिंग नहीं लगाओगे, क्या करोगे? सर आपका ना हम लोग वन शॉट वीडियो देख लिया, या फिर कोई और का वन शॉट वीडियो देख लिया, और सर हम लोग का काम हो गया। वन शॉट में सर कलरफुल हो रहा था, मजा आ रहा था, 6 घंटा में सब कुछ हो गया। तो तुम, जो बच्चा 3 बार रीड करके एग्जाम में गया है ना, तुम उसके सामने खड़े भी नहीं हो। वन शॉट इज अ गुड सोर्स ऑफ रिवीजन, एक बार करना चाहिए बिल्कुल, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, बट वन शॉट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट फॉर 3 टाइम्स रीडिंग। स्टूडेंट उसको सब्सटीट्यूट समझ लेता है, इट्स नॉट एट ऑल, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री, कि भाई ठीक है रीडिंग लगा ली है, हो गया। और अगर ये नहीं करोगे तो फिर यू विल लैंड इन योर 30s एंड 40s एंड 50s, जो कि एवरेज मार्क्स है। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये मैंने सजेशन दे दिया। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मूवमेंट को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, शिफ्ट को बोलते हैं चेंज इन डिमांड। मूवमेंट कब होता है?
अगर कमोडिटी का खुद का प्राइस, बच्चे कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ रहा है या कमोडिटी का खुद का प्राइस घट रहा है, कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ रहा है या कमोडिटी का खुद का प्राइस घट रहा है, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में बढ़ा या घटा, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड गिरा या बढ़ा, जो भी हो। अगर मेरे स्टूडेंट्स खुद के प्राइस की वजह से होता है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तब उसको बोलते हैं मूवमेंट। ऑकर्स ड्यू टू ओन प्राइस, ऑकर्स ड्यू टू ओन प्राइस। पर सर शिफ्ट का क्या मतलब है? शिफ्ट का मतलब है कि ओन प्राइस में कोई बदलाव नहीं है, ओन प्राइस कांस्टेंट है, पर कोई अदर फैक्टर है जो इसको अफेक्ट कर रहा है। अदर फैक्टर जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ गया तो उसका डिमांड बढ़ गया, चीजों का डिमांड बढ़ गया इनकम बढ़ जाने की वजह से, तो वो डियर अदर फैक्टर्स के अंदर कवर हो जाता है, अदर फैक्टर्स के अंदर कवर हो जाता है। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल दिस। सर हमें समझ में आ गया, जैसे इनकम बढ़ा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बदला, गवर्नमेंट पॉलिसीज बदला, किसी भी कारण से डिमांड में बदलाव हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कुछ भी हो, तो वो शिफ्ट कहलाता है। उसके प्राइस की वजह से तो वो मूवमेंट कहलाता है। सर हमें समझ में तो आ रहा है आप जो कहना चाह रहे हैं। बच्चे एक बात बता दे रहा हूं, इधर देखिए ये कर्व आपको दिख रहा है। अगर कमोडिटी यहां से पी से P1 गया, प्राइस कम हुआ, सो बाबू जब प्राइस कम हुआ तो मुझे सच्ची सच्ची बताइए, तब कमोडिटी का डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। जब प्राइस कम हुआ तो कमोडिटी का डिमांड क्या हुआ? बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स पहले आप यहां हुआ करते थे, अरे क्योंकि ये और ये यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। बाद में डियर आप कहां हो? आप यहां हो। सो बच्चे आप यहां से यहां आ गए। बच्चे इसको प्यार से क्या बोला करते हैं? यू हर्ड मी, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड के दौरान, ध्यान दे दीजिए, आप लोग ध्यान नहीं दिए, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड के दौरान देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। आप सेम कर्व में डाउनवर्ड जाते हो, देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। बच्चे आप सेम कर्व के अलोंग डाउनवर्ड मूव करते हो। देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। सर हमें बात समझ में आ रहा है, सर हमें बात समझ में आ रहा है। एक्सपेंशन में आप सेम कर्व के अलोंग डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, पर व्हाट इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन क्लास? मान लीजिए प्राइस यहाँ है, अब बच्चे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया। जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाता है, तो जो इंटरसेक्शन होगा वो ऐसे हो जाएगा। तो नया इंटरसेक्शन यहाँ टेक प्लेस कर रहा है, तो नया इंटरसेक्शन यहाँ टेक प्लेस कर रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ आ गया, आप यहाँ से यहाँ आ गया बच्चा। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ये क्या है? ये जो है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। एक्सपेंशन मतलब प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड का घटना, अदर फैक्टर्स इन बोथ केसेस रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर आप ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप एकदम सही रास्ता पकड़ रहे हैं। चलो हटाओ सर, चलो हटाओ सर, लेट्स गो क्लास, लेट्स गो क्लास। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। बच्चे नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ये शिफ्ट के टू टाइप्स है। अच्छा, मूवमेंट के दो टाइप्स क्या थे बताओ तो? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, जो अभी बताया, जिसमें देयर इज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। अगर एक्सपेंशन है तो सेम कर्व में आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो। समझ गए ना कैसे? फिर से रिपीट कर दूं क्या? ये देखो फिर से रिपीट कर देता हूं।
मान लो स्टूडेंट्स ये प्राइस था P1, तब क्वांटिटी था Q1। अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ा ना, तो डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ ना, दैट इज एक्सपेंशन। और अगर प्राइस बढ़ता तो क्वांटिटी कम होता, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए सर? समझ गए। अब मैं पढ़ा रहा हूं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। स्टूडेंट्स ये दोनों शिफ्ट के टाइप्स है, शिफ्ट के टाइप्स है। इंक्रीज एंड डिक्रीज किसकी वजह से होता है? ऑन प्राइस क्या? नहीं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड इज ड्यू टू एनी अदर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड एक्सेप्ट ओन प्राइस। ओन प्राइस रिमेन्स द सेम। अब इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लीजिए ये ओरिजिनल डिमांड करता, मान लीजिए कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, तो कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया तो किधर शिफ्ट हो गए? इटवर्ड। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया तो देर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, देर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, देर इज अ डिक्रीज इन डिमांड। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया तो देर इज अ डिक्रीज इन डिमांड। जहां थे वहां से राइटवर्ड गए तो इंक्रीज इन डिमांड, जहां थे वहां से लेफ्टवर्ड गए तो डिक्रीज इन डिमांड। सर बातचीत अंडरस्टूड है, सर बातचीत अंडरस्टूड है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड का बातचीत अंडरस्टूड है। ये रहा, देख लीजिए। राइटवर्ड शिफ्ट फॉर इंक्रीज इन डिमांड, तो इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड देयर इज व्हाट शिफ्ट, एंड इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड देयर इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एक कीवर्ड नोटिस करने वाला है, प्राइस की वजह से होता है तब हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, और जब हम लोग का अदर फैक्टर्स की वजह से होता है तो हम लोग बोलते हैं डिमांड, नॉट क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड तभी यूज होता है जब ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में बदलाव आए। ओन प्राइस, ओन प्राइस, ओन प्राइस। Having said that, students, we move next to the concept of elasticity of demand. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाते से पहले बच्चे, मैं आप लोग को एक बात याद दिलाते रहूं, एक बात याद दिलाते रहूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपका लॉ ऑफ डिमांड, स्टूडेंट्स जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कौन सा फेनोमेना है बताइए? क्वालिटेटिव है। क्या है बोलो? क्वालिटेटिव है। लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव फेनोमेना है। क्वालिटेटिव फेनोमेना का मतलब है, लॉ ऑफ डिमांड आपको ये तो बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कमेगा, प्राइस कमेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ऑब्वियसली अदर फैक्टर्स रिमेनिंग। पर क्या लॉ ऑफ डिमांड आपको एक बार भी ये बता रहा था इन विच डायरेक्शन? आई मीन डायरेक्शन तो बता रहा था, बट इन मैग्नीट्यूड कितना से? लॉ ऑफ डिमांड कभी भी हमें मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा प्राइस 10% से कम हो तो डिमांड कितना परसेंट से बढ़ेगा, लॉ ऑफ डिमांड ने बताया नहीं। तो लॉ ऑफ डिमांड वॉज क्वालिटेटिव बिकॉज ये डायरेक्शन का तो बात करता था कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा, प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ा, बट वो मैग्नीट्यूड का बात नहीं करता। सही है, बट लेट्स ब्रिंग यू ऑल टू समथिंग called elasticity of demand. Let me bring you all to something called elasticity of demand. बच्चे ये elasticity of demand क्या है? What is this elasticity of demand? सुन रहे हैं आप लोग? क्या है elasticity of demand? बताइए सर। देखिए, कोई भी फैक्टर, एक बार के लिए प्राइस का एग्जांपल ले रहा हूं, है ना? एक बार के लिए प्राइस का एग्जांपल ले रहा हूं। स्टूडेंट्स मान लीजिए प्राइस बढ़ा भाई 10%। एक बार प्राइस का एग्जांपल ले रहा हूं, इट कैन बी स्टडीड विथ एनी फैक्टर। तो क्वांटिटी घटा भाई 20% फॉर एग्जाम्पल। सो
अगर प्राइस 10% से बढ़ा तो क्वांटिटी 20% से घटा. सो इफ प्राइस चेंजेस बाय 10%, क्वांटिटी फॉल्स बाय 20%. तो अगर प्राइस 1% से बदला तो क्वांटिटी कितने परसेंट से बदला? 2% से बदला. ये जो 2 है इसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं. ये जो 2 है इसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं. इसका मतलब फॉर एवरी 1% चेंज इन प्राइस देयर इज 2% चेंज इन डिमांड. क्योंकि प्राइस की वजह से, तो इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर इसी की जगह पे मैं इनकम लगा दूं तो उसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर इनकम की जगह पे मैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लगा दूं तो उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर मैं प्राइस की जगह एडवर्टाइजमेंट लगा दूं तो उसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका मतलब कि कोई भी फैक्टर का 1% बदलने की वजह से, इनकम का 1% बदलने की वजह से डिमांड कितने परसेंटेज से बढ़ा, वो परसेंटेज का जो मैग्नीट्यूड है उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं. इनकम है तो इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस की वजह से तो प्राइस इलास्टिसिटी. वी स्टडी वन फैक्टर एट अ टाइम. वी स्टडी वन फैक्टर एट अ टाइम. आइए देखिए, जो मैंने पढ़ाया वही लिखा है कि नहीं लिखा है. लेट्स फिगर दिस आउट. आइए पढ़ते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is defined as the degree of responsiveness. Is defined as the degree of responsiveness of quantity demanded to change in one of the variables. One of the variables मतलब one of the factors affecting demand. आप लोगों ने पढ़ रखा है, प्राइस भी डिमांड को अफेक्ट करता है, इनकम भी डिमांड को अफेक्ट करता है, एडवर्टाइजमेंट भी डिमांड को अफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी डिमांड को अफेक्ट करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी डिमांड को अफेक्ट करता है, पॉपुलेशन भी डिमांड को अफेक्ट करता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी डिमांड को अफेक्ट करता है. कितना सारा फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करता है. किसी भी एक फैक्टर की वजह से डिमांड में कितना परसेंटेज का चेंज आया, व्हेन दैट फैक्टर चेंजेस बाय 1%, उस वैल्यू को इलास्टिसिटी बोलते हैं. मोर प्रिसाइज और इन सिंपल इलास्टिसिटी कंप्यूट करना है तो हमेशा ऊपर में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे में परसेंटेज चेंज इन फैक्टर लिखना. अगर प्राइस की वजह से है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कुछ भी है वो. तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लास, दिस इज द फॉर्मूला. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ दैट फैक्टर. By percentage change in one of that factor. Percentage change in quantity demanded by percentage change in one of that factor. मैं श्योर हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को बातचीत समझ में आया है, राइट. चलिए अभी एक बारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझते हैं. ठीक है, क्या समझते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका सिंपल मतलब है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. क्या? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड. याद रखना ये कीवर्ड है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. एमसीक्यू के लिए ये कीवर्ड है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. आओ पढ़ लेते हैं एक बार एमसीक्यू के लिए जो रेलिवेंट है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड expresses the degree of responsiveness of quantity demanded to the change in price, other factors remaining constant. अब इसका कैलकुलेट करने का पहला मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का. क्लास पहला मेथड क्या है बोलो ना, उसको बोलते क्या है बोलो ना, परसेंटेज मेथड. क्या बोलते हैं बोलो ना, परसेंटेज मेथड. क्या बोलते हैं सर? परसेंटेज मेथड. स्टूडेंट्स परसेंटेज मेथड में मैं आपको बता दूं प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. EP equals to percentage change in quantity demanded by percentage change in price. That is the formula of
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम भी करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आता है एग्जाम में। दे डेफिनेटली गिव न्यूमेरिकल्स फ्रॉम हियर, ठीक है, दे डेफिनेटली गिव न्यूमेरिकल्स फ्रॉम हियर। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है, इधर देखो, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। लिख लो, P1 है ओरिजिनल प्राइस, मतलब जो पहले प्राइस था, P2 है न्यू प्राइस, P2 है न्यू प्राइस, Q1 है ओरिजिनल क्वांटिटी। अभी मैं एक सम कराऊंगा, सब समझ आ जाएगा। Q1 है ओरिजिनल क्वांटिटी, Q2 है न्यू क्वांटिटी। और ये डेल्टा, ये जो ट्रायंगल है, ये क्या है? इसका मतलब है चेंज इन क्वांटिटी, नया क्वांटिटी माइनस पुराना क्वांटिटी। डेल्टा पी क्या है? चेंज इन प्राइस, पूरा नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस। समझ रही क्या सर? समझ आ रहा है क्या? एक बार ट्राई करिए। चलो आओ, इधर देखो, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एक बात आप लोगों को बता दूं क्लास, कि प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव आता है। क्यों प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव क्यों आता है? ये लिख लेना, ये एग्जाम में आ सकता है, लिख लेना क्वेश्चन, एमसीक्यू में आ सकता है। बाय प्राइस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, कि जब भी आंसर आ रहा है देख रहे हैं नेगेटिव है, इसका रीजन है स्टूडेंट्स, प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव आता है ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप, ड्यू टू इनवर्स रिलेशन, ड्यू टू इनवर्स रिलेशन between price and quantity demanded. Why price elasticity is negative? Due to inverse relationship between price and quantity demanded. Due to inverse relationship between price and quantity demanded. ठीक, अब चलो क्वेश्चन पर वापस आता हूं। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 टू ₹4, तो मतलब पहले प्राइस क्या हुआ करता था? 6 रुपया। अब नया प्राइस क्या आ गया? 4 रुपया। तो डिक्रीजेस फ्रॉम 6 टू ₹4, एंड जिसके कारण क्या लिखा है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड इंक्रीजेस फ्रॉम 10 टू 15। तो क्वांटिटी डिमांडेड पहले था 10 यूनिट्स, क्वांटिटी डिमांडेड अब हो गया 15 यूनिट्स। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब आप लोग देख के पागल मत हो जाना, कोएफिशिएंट मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही पूछ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला दैट आई टोल्ड यू ऑल? दोनों कर सकते हैं, परसेंटेज वाला भी लगा सकते हैं, जो मैंने डायरेक्ट वाला बोला वो भी लगा सकते हैं, है ना? हाँ। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। अब अगर चेंज इन क्वांटिटी का बात करें, तो Q2 माइनस Q1, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, यानी 15 माइनस 10 क्या हो गया? 5। चेंज इन प्राइस क्या है? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, यानी कि क्या है? 4 माइनस 6, यानी कि -2, इंटू P1 बाई Q1। P1 क्या है बोलो? 6 रुपया। Q1 ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है बोलो? 10 रुपया। अब अगर आप सॉल्व करेगा, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, माइनस ऑफ 3/2 यानी माइनस ऑफ 1.5, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी आया माइनस ऑफ 1.5। ये देखो, इसका रियल में इंटरप्रिटेशन क्या है स्टूडेंट्स? इसका रियल में इंटरप्रिटेशन है कि जब प्राइस नेगेटिव का मतलब होता है इनवर्स रिलेशनशिप, और 1.5 का मतलब है कि अगर प्राइस कभी भी 1% से बदलेगा, तो हर 1% प्राइस की वजह से डिमांड 1.5% बदलेगा, ऑब्वियसली इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, पहला वाला में मैंने एक फॉर्मूला यूज किया, अब दूसरा वाला में देखो क्या लिखा, अ 5% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 15% राइज इन डिमांड। तो डिमांड बढ़ा है तो प्लस 15%, प्राइस गिरा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमेशा ऊपर। याद रखना, कोई भी इलास्टिसिटी मेजर करो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमेशा ऊपर।
बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी -5%। तो जब आप करेगा तो आंसर आएगा -3। नॉर्मली प्राइस इलास्टिसिटी -3 आता है, बट हम लोग जनरली स्टूडेंट्स इसको मॉड्यूलस में दिखाते हैं। मॉड्यूलस में मतलब वी रिप्रेजेंट इट एज पॉजिटिव वैल्यू, पर इन रियलिटी इट इज अ नेगेटिव आंसर, इट्स -3। क्लियर है? चलिए, कभी कभार क्या करेगा, आपको प्राइस इलास्टिसिटी का इंफॉर्मेशन दे देगा एंड दे विल आस्क यू टू डू द कैलकुलेशन। मैं आपको भी क्वेश्चन दिखाता हूँ। प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस फ्रॉम 100 to 60। इसका मतलब पहला प्राइस क्या था, आप लोग मेरा वर्किंग देखिएगा, मैं वर्किंग पे दिखा रहा हूं आपको। पहले मेरा प्राइस था 100, P1 इज ₹100, प्राइस गिर के हो गया 60, तो P2 हो गया ₹60। अब ऐसा है, प्राइस इलास्टिसिटी कितना है उसका 1.5। अगर बच्चे प्राइस इलास्टिसिटी 1.5 है, मतलब क्या है, +1.5 है कि माइनस? माइनस है। प्राइस इलास्टिसिटी माइनस होता है, वो लिखा है, वो पागल बनाने के लिए लिखा। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड क्या है 30, ओरिजिनल मतलब पहले का क्या है 30 यूनिट्स है। पूछ रहा है न्यू क्वांटिटी क्या है, Q2 पूछ रहा है क्या है, क्लियर है कि नहीं है, नया क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स वी नो EP इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। अब EP कितना हुआ -1.5, तो बच्चे यहाँ -1.5 लिखा। चेंज इन क्वांटिटी मुझे नहीं पता, क्यों नहीं पता सर आपको, क्योंकि न्यू क्वांटिटी नहीं मालूम, छोड़ दिया मैं। चेंज इन प्राइस मुझे पता है, प्राइस 100 से 60 हुआ, मतलब 40 से कम हुआ, तो प्राइस कम हुआ 40 से, तो -40 लिखा, इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल प्राइस हमारे पास 100 था और ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था हमारे पास 30। तो स्टूडेंट्स अगर ये बातचीत है, ये जीरो उड़ा दीजिए, ये जीरो और ये जीरो उड़ा दीजिए। एम आई करेक्ट सर? बात सही है आपका। तो यहाँ पर आया -12, यहाँ पर आया -12, तो डेल्टा क्यू वहीं का वहीं रह जाएगा, और -1.5 इंटू -12 यानी कि +18 हो गया। +18 का मतलब चेंज इन क्वांटिटीज +18, चेंज इन क्वांटिटीज +18। +18 मतलब क्वांटिटी कम नहीं हुआ है, क्वांटिटी बढ़ गया है, +18। तो पुराना क्वांटिटी क्या था स्टूडेंट्स 30, क्वेश्चन ने मांगा है न्यू क्वांटिटी, पुराना क्वांटिटी 30 था, 18 से बढ़ गया है, तो नया क्वांटिटी क्या आ जाएगा 48 यूनिट्स। ये समझिएगा, डेल्टा क्यू का मतलब है, अगर माइनस आता मतलब पुराने से 18 कम हुआ है, और प्लस आया 18 आया मतलब पुराने से 18 ज्यादा हुआ है, बढ़ गया पुराने के मुकाबले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लेट्स सॉल्व इट एवरीवन। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ऑफ बाय अ कंज्यूमर एट अ प्राइस, अच्छा P1 दिया हुआ है 9 रुपीज, जब प्राइस 9 रुपीज है क्लास, तब हमारा क्वांटिटी कितना है 800 यूनिट, 800 यूनिट्स। क्लास अभी क्वेश्चन बोल रहा है अगर प्राइस फॉल हुआ बाई 25%, प्राइस फॉल हुआ बाई 25%, इसका मतलब क्या हुआ यहां पर समझना, P2 नया प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 25%। ठीक है, P2 मैं निकाल सकता हूं सिंपल, कैलसी है हाथ में, 9 माइनस 25% निकाल लिया मैं, 6.75 आ गया। क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 160 यूनिट्स, तो नया क्वांटिटी कितना हो गया 960, 960 बाय 160 यूनिट्स, बस फिर क्या। EP इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। तो बच्चे चेंज इन क्वांटिटी का अगर हम लोग बात करें, तो क्वांटिटी जो बदला है बड़ा है वो 160 से बड़ा है, भाई प्राइस कितने से कम आया है 9 माइनस 6.75, माइनस में लिखना पड़ेगा -2.25 क्योंकि कम आया। ओरिजिनल प्राइस क्या था 9 रुपीज, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या था 800, खत्म हो गया। तो 160 ये 5 आ गया, बस फिर क्या था 2.25 इंटू 5
ये हो गया 11.25, 9/11.25 अगर करें तो 0.8 आता है, यानी -0.8 आता है, और मॉड्यूलस जो है वो 0.8 है। कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म है। ऑब्वियसली इलास्टिसिटी आता नेगेटिव है, वी शो इट इन अ पॉजिटिव सेंस। सर वन मोर क्वेश्चन सर, फिफ्थ क्वेश्चन, अ कंज्यूमर बाइज 80 यूनिट्स एट 4 रुपीज, तो P1 है ₹4, क्वांटिटी है 80 यूनिट्स। अब बोला है प्राइस इलास्टिसिटी -4, ईपी है -4, एट व्हाट प्राइस विल ही बाय 60 यूनिट्स, तो क्वांटिटी क्या होगा 60 यूनिट्स, और क्वेश्चन पूछा तब प्राइस क्या होगा। इजी है, इजी एट व्हाट प्राइस, मतलब नया प्राइस निकालना है। मैंने कहा भैया ईपी इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ईपी -4 पता है मुझे, देख इन लोग वहां पे -4 लिखा है, नहीं भी लिखता तो हम क्या लेते हैं, -4 ही लेते, +4 नहीं लेते। चेंज इन क्वांटिटी है Q2 - Q1, क्वांटिटी कम हो गया, यानी कि इट विल बी -20, क्योंकि 60 - 80 -20। चेंज इन प्राइस वी डोंट नो, क्योंकि मुझे नया प्राइस नहीं पता, पर ओरिजिनल प्राइस पता है मुझे 4 रुपए है, ओरिजिनल क्वांटिटी मुझे पता है 80 रुपीज है, तो 420 यहाँ पे हो गया -1। यस और नो, यस सर। अब क्या है, माइनस माइनस गया, माइनस माइनस गया, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो, 1/4, यानी कि 0.25, यानी कि प्राइस जो है वो 25 पैसे से बढ़ गया, क्योंकि प्लस आया ना, +0.25 आया, तो पुराना प्राइस अगर बच्चे था 4 रुपया, तो नया प्राइस आएगा 4.25। यस वी आर करेक्ट, 4.25 विल बी दी करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स विद दिस मैं आज फाइंड अप करूंगा, आपको बस ये बता दूं कि प्राइस इलास्टिसिटी को निकालने का हमने एक मेथड सीखा है, जिसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज मेथड। हमारे सिलेबस में पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, ये सारी बातें भी है। वी विल अंडरस्टैंड दैट इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ कोर्स। दैट्स इट, गुड बाय।